हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ रही हूँ जो आपकी 11वीं बीए और एमए सभी के लिए एक विशेष टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? राजनीतिक विज्ञान। आज मैं आपको बताऊंगी राजनीतिक विज्ञान क्या है, उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं और उसका क्या कार्य क्षेत्र है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम आपको करवाने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीए में, 11वीं में, एमए में जो है इस विषय के बारे में पूछा जाता है। बल्कि ये कहूँ कि ये जो है नींव है राजनीति शास्त्र की। अब देखिए राजनीति विज्ञान क्या है। राजनीति विज्ञान का शाब्दिक जो अर्थ है वो है राज्य का विज्ञान। ठीक है। राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है। अब पोलिस शब्द क्या है? पोलिस शब्द का अर्थ है नगर राज्य। और नगर राज्य कहाँ के थे? ये यूनानी नगर राज्यों की यहाँ पर बात हो रही है। और मुख्य रूप से अगर जो यूनान के अंदर नगर राज्य थे वो थे एथेंस और स्पार्टा, जहाँ पर राजनीति विज्ञान की नींव रखी गई। अब देखिए अर्थ क्या है इसका? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल किससे निकला? पोलिस शब्द से निकला। और साइंस हमारा है ही, यानी पोलिस का क्या अर्थ है? नगर राज्य। और साइंस का अर्थ है क्रमबद्ध अध्ययन। इसका क्या अर्थ है कि राज्यों का क्रमबद्ध अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? राज्यों का। तो राज्यों के अंदर क्या क्या अध्ययन किया गया? तो राज्यों के अंदर किया गया कि राज्यों की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, राज्यों को कौन चलाता है। पहले शासक चलाते थे, अब सरकार बनती है। राज्यों का जो भूभाग है वो कैसे निर्धारित होता है, राज्यों को चलाने के लिए कैसे नियम बनते हैं। आगे आता है जनसंख्या। किसी राज्य में कितनी जनसंख्या है और कितने भूभाग पर कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, और उस राज्य के द्वारा अपनी जनसंख्या का जो पालन पोषण है वो कैसे किया जाए, आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। अब सबसे पहले बात करूंगी मैं अरस्तु के बारे में। क्यों? क्योंकि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन किया और राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा। ठीक है। इन्होंने इतना अध्ययन किया, इसके बारे में सोचा और उसे जो है एक सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी इसके बारे में। कौन सी पुस्तक? पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी। अब देखिए विभिन्न दार्शनिकों ने अपने अनुसार राजनीति विज्ञान को कैसे समझा। सबसे पहले आए सुकरात। सुकरात ने जो है राजनीति को राजनीति शास्त्र का नाम दिया। ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिसकी वजह से लोग जो है राजनीति विषय के बारे में जानने लगे, लोगों को राजनीति के विषय में ज्ञान हुआ। उसके बाद इनके शिष्य थे प्लेटो। उन्होंने इसे राजनीति दर्शन का नाम दिया। इन्होंने बहुत सारी फिलोसफी इस राजनीति के ऊपर दी और लोगों को जागरूक किया राजनीति शास्त्र के बारे में। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, रिपब्लिक। ठीक है। उसके बाद आए अरस्तु। अरस्तु क्या थे? अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन करके इसको नाम दिया राजनीति विज्ञान का और एक पुस्तक लिखी, पॉलिटिक्स। इसके बाद जो है मैकियावेली इनसे संतुष्ट नहीं था किसी से भी, और इसने क्या किया? इन तीनों चीज़ों को मिलाकर और इसको नाम दिया राजनीतिक सिद्धांत। किन तीनों को? राजनीति शास्त्र, राजनीति दर्शन और राजनीति विज्ञान को मिलाकर इसने इसको नाम दिया राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद भी जो है अनेक दार्शनिक थे जिन्होंने इसके अलग अलग नाम दिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हर्बर्ट साइमन की। इन्होंने इसे निर्णय निर्माण विज्ञान कहा। आप सभी को पता है कि राजनीति किससे चलती है? निर्णयों से चलती है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि जो राजनीति शास्त्र है वो निर्णय का निर्माण करने का विज्ञान है। उसके बाद आता है दंड नीति। ये किसने कहा? कौटिल्य ने कहा, क्योंकि इनका मानना था कि जो शासन है वो खाली निर्णयों से नहीं चलता, उसमें लोगों को सही रूप से रखने के लिए, नीतियों को लागू करने के लिए दंड भी अपनाना पड़ता है। इसलिए इन्होंने इसे जो है दंड नीति कहा। उसके बाद आता है नीति विज्ञान। लासवेल ने क्या कहा कि जो राजनीति शास्त्र है वो नीतियां बनाने का विज्ञान है, इसलिए इन्होंने इसे क्या कहा? नीति विज्ञान। अब हम पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान का अध्ययन। ये हम दो तरीके से पढ़ेंगे, परंपरागत परिभाषाएं और आधुनिक परिभाषाएं। पहले हम पढ़ते हैं परंपरागत परिभाषाएं। परंपरागत रूप से जो है राजनीति विज्ञान का अध्ययन 3 तरीके से किया गया है। सबसे पहला जो है राज्य के अध्ययन के रूप में। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है वो केवल राज्य का अध्ययन है। उनमें सबसे पहले आता है गार्नर का नाम। गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान के विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। गार्नर का मानना है कि जो राजनीति विज्ञान है इसका प्रारंभ और इसका अंत जो है वो राज्य के साथ ही
होता है। दूसरा जो दार्शनिक है वो है ब्लंट्सली। इसके अनुसार क्या है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं। ब्लंट्सली क्या मानता है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और वह यह समझने का प्रयास करता है कि राज्य को चलाने के लिए क्या क्या आधारभूत तत्व हैं और वो कौन कौन से हैं। इसके बाद बताया गया कि जो गुडनोव है, एक्टन है, डॉक्टर जकारिया है, गार्नर है, ब्लंट्सली है, ये सभी राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानते हैं। दूसरा जो है सरकार के अध्ययन के रूप में इसका वर्णन किया गया है। इसमें क्या है, लिकोक जो हैं वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। इनका ये मानना है कि जो राजनीति विज्ञान है वो राज्य नहीं सरकार का अध्ययन है और सरकार से संबंधित एक प्रकार की कला है कि सरकार जो है शासन को कैसे चलाती है। दूसरा है सीले के अनुसार। सीले का क्या मानना है कि जो राजनीति विज्ञान है ये उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों का और ज्योमिति शास्त्र लंबाई चौड़ाई का करता है। आप सभी को पता है कि संपत्ति शास्त्र क्या करेगा, संपत्ति के विषय में विश्लेषण करेगा और फिर वो निष्कर्ष निकालेगा। ठीक है, इसी प्रकार जीव शास्त्र जीव का करता है, बीज गणित क्या करता है, अंकों का करता है और ज्योमिति शास्त्र लंबाई और चौड़ाई का करता है। उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान जो है सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है और फिर निष्कर्ष निकालता है। तीसरा जो है वो है राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में। पहले हमने पढ़ा कि कुछ दार्शनिक मानते हैं कि ये सिर्फ राज्य का अध्ययन है, कुछ मानते हैं कि ये सिर्फ सरकार का अध्ययन है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जो राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पॉल जेनेट की। ये क्या मानते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है वो समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। क्या मानना है इनका कि जो राजनीति विज्ञान है वो समाज विज्ञानों का वह अंग है, यानी समाज के अंदर एक विशेष अंग है जिसमें क्या है कि राज्य के क्या आधार हैं और उसमें जो सरकार है उसके क्या क्या सिद्धांत हैं उन पर विचार किया जाता है। ये एक ही चीज़ मानते हैं कि राज्य को बिना सरकार के सिद्धांतों के नहीं चलाया जा सकता। अगर राज्य को चलाना है तो उनके सरकार के सिद्धांतों पर हमें विचार करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। अगला है डिमोक के अनुसार। ये क्या मानते हैं कि राजनीति का जो संबंध है वो राज्य और उसके साधन सरकार से है, यानी राजनीति का जो संबंध है वो खाली राज्य से नहीं है। राज्य को चलाने के लिए सरकार चाहिए और सरकार को चलाने के लिए साधन चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन क्या है, वो राजनीति विज्ञान है। आगे क्या है, गिलक्राइस्ट, लास्की, हरमन ट्रेलर, गेटिल भी राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन मानते हैं। इनका भी यही मानना है कि खाली जो है राजनीति विज्ञान ना राज्य का अध्ययन है ना सरकार का अध्ययन है, बल्कि ये राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। अब आगे हम पढ़ते हैं राजनीतिक विज्ञान की आधुनिक परिभाषा या आधुनिक दृष्टिकोण। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं लासवेल की। लासवेल ने क्या कहा कि जो राजनीति विज्ञान का अभिष्ट वह राजनीति है जो यह बताए कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है। लासवेल क्या कहना चाहता है कि राजनीति की विज्ञान वह अभिष्ट है, मतलब वह संपूर्णता है जिसमें यह बताया जाता है कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त हम कर सकते हैं। आगे जो डेफिनेशन है रॉबर्ट ए डेहन की, वो क्या कहता है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति, शासन अथवा सत्ता का बड़ा महत्व है। ये रॉबर्ट ए डेहन क्या कहना चाहता है कि अगर शक्ति नहीं है तो शासन नहीं है और शासन नहीं है तो सत्ता नहीं है, यानी राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति का, शासन का और सत्ता का होना अनिवार्य है, उनका ही बड़ा महत्व है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसमें आधुनिक रूप से किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। परंपरागत जो दृष्टिकोण था उसमें आपने पढ़ा कि सरकार का अध्ययन किया जाता था, ठीक है, या राज्य का अध्ययन किया जाता था। कुछ वैज्ञानिक दोनों का अध्ययन मानते हैं, लेकिन आधुनिक जो दृष्टिकोण है उसमें जो है मानव क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कुछ समर्थक ये मानते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है आधुनिक रूप में उसमें मानव क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और इन मानव क्रियाओं के अध्ययन के रूप में जो समर्थक हुए वो हुए कैटलिन, अनुभववादी और व्यवहारवादी। ये क्या मानते हैं कि अनुभववादी जैसे अनुभव करके बताते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो मानव क्रियाओं की अंतर जो क्रियाएं हैं वो उनका रूप है, और व्यवहारवादी भी क्या मानते हैं कि जो व्यवहार में उन्होंने प्रयोग करके देखा है कि राजनीतिक विज्ञान वास्तव में मानव क्रियाओं का ही
अध्ययन है। आगे बात कर लेते हैं शक्ति का अध्ययन। कुछ जो है दार्शनिक ये मानते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो शक्ति का अध्ययन है और इसके समर्थक हैं लासवेल, मैक्स वेबर और मैरियम। इनका क्या कहना है कि शक्ति के बिना कोई भी राजनीति संभव नहीं है। शक्ति के द्वारा ही जो है व्यक्ति सत्ता प्राप्त करता है, शक्ति के द्वारा ही वो शासन चलाता है। उसके बाद आता है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। कुछ दार्शनिक ये मानते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। आप सभी जानते हैं इसमें कार्यपालिका है, विधान पालिका है, न्यायपालिका है। इन व्यवस्थाओं का अध्ययन ही वो क्या मानते हैं, राजनीतिक विज्ञान। इसके जो समर्थक है वो है डेविड स्टन, आमंड और पावेल। ठीक है, लेकिन कुछ समर्थक ये भी मानते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। इसमें निर्णय लिए जाते हैं और शासन चलाया जाता है। इसके बहुत बड़े जो समर्थक हैं वो हैं हर्बर्ट साइमन। तो ये है हमारी आधुनिक परिभाषा या आधुनिक दृष्टिकोण। अब हम आगे करते हैं राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। अब राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है कि हर दार्शनिक ने अलग अलग राय दी है। किसी ने इसको 3 क्षेत्रों में बांटा है, किसी ने इसको 4 क्षेत्रों में बांटा है। लेकिन 1948 में यूनेस्को का एक सम्मेलन हुआ स्पेशली इस चीज़ के लिए कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो सभ्यता है, संस्कृति है और जो विकासशीलता है उसमें बार बार परिवर्तन होते आए हैं और उन परिवर्तनों के कारण राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है वो भी बदलता रहा है। हमेशा से जो राज्य है, सरकार है और मानव है, ये 3 चीज़ें जो है हमेशा से ही राजनीति विज्ञान की अध्ययन की विषय वस्तु रही है। तो हम पहले इस पे फोकस करते हैं। सबसे पहले देखिए विषय क्षेत्र, सबसे पहले हम राज्य की बात कर लेते हैं। राज्य क्या है? राज्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख तत्व है। देखिए राज्य से ही राजनीति बनी है, तो सबसे प्रमुख तत्व क्या है? राज्य है। इसमें राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही कालों का अध्ययन किया जाता है कि राज्य पहले कैसा था, अभी फिलहाल कैसा है और आगे राज्य में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान में है। आगे देखिए, मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ 3। गिलक्राइस्ट के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि राज्य क्या है, राज्य क्या रहा है और राज्य क्या होना चाहिए। यही राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय क्षेत्र है। मतलब वही बात है कि राज्य के ऊपर फोकस किया गया है कि वो क्या है और क्या रहा है और अब उसे क्या होना चाहिए। ये गिलक्राइस्ट का मानना है कि सिर्फ इसी के ऊपर जो है फोकस रहा है राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र का। अब गार्नर ने तो सीधा सीधा ही कहा है कि राजनीति विज्ञान क्या है? राजनीति विज्ञान के आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। इन्होंने तो एक नॉर्मल सी बात बता दी कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ भी और अंत भी सभी किसके साथ होते हैं? राज्य के साथ होता है। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और बार बार पूछी जाती है। आगे क्या है? लास्की के अनुसार, लास्की ने क्या कहा कि जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन का जो संबंध है वो राज्य से संबंधित मानव जीवन से है। अब क्या है? राजनीति विज्ञान क्या है? राज्य से संबंधित है और राज्य किससे चलता है? मानव से चलता है। तो इसका कहना है कि जो मानव जीवन में जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनसे संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वो राज्यों से होती है और राज्य क्या है? वो राजनीति विज्ञान का प्रमुख तत्व है, प्रमुख विषय क्षेत्र है। अब हम पढ़ लेते हैं राज्य के तीनों स्वरूपों के बारे में कि राज्य का अतीत कैसा था, वर्तमान कैसा है और राज्य का जो भावी स्वरूप है वो कैसा होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राज्य का अतीत, या इसे हम कह सकते हैं ऐतिहासिक स्वरूप। अतीत में जो राज्य थे उनको नगर राज्य कहा जाता था और इसे ईश्वर की देन या ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। वहाँ का जो राजा होता था उसकी आज्ञा सर्वोपरि कानून होती थी। लेकिन धीरे धीरे नगर राज्यों का क्या हुआ? विकास हुआ और उस विकास के कारण वहाँ पर राजनीतिक क्रांतियाँ होनी आरंभ हो गई और राज्य के सिद्धांत पनपने लगे, उसके उद्देश्य निर्धारित होने लगे और प्रभु सत्ता जो है उसकी मुख्य विषय वस्तु बनने लगी। यानी लोग जागरूक हो गए, लोगों को पता लग गया, अलग अलग विचारक आए, उनके अपने अपने सिद्धांत हुए, उन्होंने अलग अलग राज्य के उद्देश्य रखे और जो राज्य की प्रभु सत्ता है, पावर है, उसको जो उन्होंने बताया कि इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो आदि मुद्दे जो है विषय वस्तु बने। अगला है राज्य का वर्तमान स्वरूप। राज्य क्या है कि जो ऐतिहासिक स्वरूप था उसके बाद नगर राज्यों की सीमाओं में वृद्धि होने लगी और ये क्या बनने लगे? ये राष्ट्रीय राज्यों में परिवर्तित होने लगे। अब क्या होने लगा कि जो राज्य हैं उन्हें विश्व राज्य की कल्पना की जाने
लगी। यानी क्या है कि अब अलग अलग राज्य नहीं है, पूरा जो राज्य है वो पूरा विषय है और वो विषय के रूप में कल्पना की जाने लगी। इससे क्या हुआ कि जो विदेश नीति निर्धारित होने लगी, आपस में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्धारण किया जाने लगा, अंतर्राष्ट्रीय संधियां होने लगी, समझौते होने लगे और जो राजनीतिक विज्ञान है इसका स्वरूप जो है वो बढ़ता चला गया, बहुत ही व्यापक हो गया। अब ये मुख्य विषय वस्तु में जो है विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते, ये चीज़ें आने लगी। कौन सा देश किसके साथ व्यापार करे, कहाँ पे कौन सी संस्थाओं का निर्माण किया जाए, कहाँ पे कौन कौन से देश आपस में संधि करें, ये मुख्य विषय वस्तु बने। अब राज्य का जो स्वरूप है वो लोक कल्याणकारी स्वरूप माना जाने लगा। आगे हम पढ़ते हैं राज्य का भावी स्वरूप। इसमें क्या हुआ कि जो अतीत में और वर्तमान में जो जो गलतियां राज्य से हुई, जो जो असफलताएं हुई, उसके क्या देखे उन्होंने, दुष्परिणाम देखे और उस दुष्परिणामों का जो अनुभव उन्होंने लिया उसके आधार पर राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए प्रयास किए जाने लगे। जो राजनीतिक विचारक हैं उनके द्वारा विभिन्न जो है रूपरेखाएं तैयार की जाने लगी और उन विभिन्न रूपरेखाओं को प्रस्तुत करके राज्य को एक श्रेष्ठ, कल्याणकारी और आदर्श स्वरूप की कल्पना उनके द्वारा की जाने लगी। यानी वो क्या चाहते थे कि जो अतीत में गलतियां हुई हैं, जो वर्तमान में हमसे गलतियां हुई हैं, असफलताएं मिली हैं, उनके जो दुष्परिणाम हैं उनसे अनुभव लेके हम ऐसी रूपरेखाएं तैयार करें जिससे हम आगे जो भी राज्य होगा वो एक श्रेष्ठ, कल्याणकारी और आदर्श राज्य बन सके, ऐसी वो कल्पना करने लगे। उसके बाद है सरकार का अध्ययन। अब राजनीति विज्ञान का जो दूसरी विषय वस्तु है, जो मुख्य विषय वस्तु है, वो है सरकार का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन किया जाता है। पहले क्या था, निरंकुश राजतंत्र था, ठीक है। वो उसमें क्या होता था कि जो राजा आज्ञा देते थे, जो भी बात कहते थे वही कानून होती थी, वही सर्वोपरि माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो है इनके अंदर विकास हुआ, क्रांतियाँ हुई, मैंने अभी बताया उनके क्रांतियों के विभिन्न कारण रहे, परिणाम रहे और फिर लोकतंत्र स्थापित हो गए। अब लोकतंत्र में क्या होने लगा, 3 अंग बने, कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका। यानी शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में ना होकर शक्ति का क्या हुआ, पृथक्करण हुआ, अलग अलग भागों में बटी और जो संपूर्ण शक्ति थी, जो वास्तविक शक्ति थी, वो किसके हाथ में आई, जनता के हाथ में आई। यानी संपूर्ण वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में निहित थी। तीसरी जो चीज है वो है मानव का राजनीतिक जीवन। यानी तीसरी जो विषय वस्तु है वो है मानव, और मानव से संबंधित जितनी भी राजनीतिक चीजें हैं, अब खाली राजनीतिक नहीं हो सकती, उसमें हर पहलू आता है, सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जुड़ के ही जो है मानव के जीवन को संपूर्ण करते हैं। इसमें क्या है कि मनुष्य के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। आपको पता है कि मनुष्य नहीं होगा तो राज्य भी नहीं होगा। राज्य को किसके लिए बनाया गया, मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य को बनाया गया। मनुष्य और राज्य के पारस्परिक संबंध है। मनुष्य और राज्य क्या है, मनुष्य के लिए जो है राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य हैं और राज्य क्या करता है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए इनके क्या है, पारस्परिक संबंध हैं। और नागरिक राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। अब जैसे जैसे वो उसकी जो अधिकार वो लेता है तो उसका कार्य क्या है कि वो अपने कर्तव्यों की भी पूर्ति करे, तभी राज्य संभव है। अब मनुष्य का जो सर्वांगीण विकास है और कल्याणकारी जो कार्य करने हैं या कल्याण करना है मनुष्य का, वो किसका कर्तव्य है, वो राज्य का कर्तव्य है। तो इस प्रकार जो मानव है वो एक विशेष विषय वस्तु है राजनीतिक विज्ञान की। अगला है स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। क्या है कि जो राजनीति विज्ञान है इसमें समस्याओं का अध्ययन एक प्रमुख विषय है। कौन सी समस्याओं का, स्थानीय स्तर की समस्याओं का, राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं का, और जो विषयों के अंदर दूसरे देशों के अंदर जो उत्पन्न समस्याएं हैं यानी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, उनका अध्ययन है। इसमें क्या है कि इसमें उनकी कार्यप्रणाली और उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे भारत है, भारत के अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं, संप्रदायवाद है, जातिवाद है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है। इन समस्याओं का क्या है, अध्ययन किया जाता है, ये क्यों हो रही है और इनका क्या समाधान हो सकता है, ऐसा जो है उसके अंदर प्रमुख विषय है। और क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध, आतंकवाद जैसी समस्याएं हैं जो राजनीति विज्ञान की प्रमुख विषय वस्तु हैं। अगला है राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। एक जो राजनीति विज्ञान है उसमें विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि हम उनके गुण और दोषों को जान सकें, उनकी त्रुटियों को जान सकें और सही जो विचारधाराएं हैं उनको अपने राज्य में लागू कर सकें। देखिए, राजनीति विज्ञान में विचारधाराओं का अध्ययन कर आदर्श राज्य के लिए उपयुक्त विचारधारा को अपनाया
जाता है, मतलब उनमें ढूंढी जाती है कि सही विचारधारा कौन सी है और उसको जो है लागू किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि हमारा जो राज्य है वो एक आदर्श राज्य बन सके। विभिन्न विचारधारा और दार्शनिकों के विचारों का अध्ययन करके उनके गुण दोषों का पता लगाया जाता है। आप सभी को पता है कि अरस्तु जैसे, महात्मा गांधी जैसे विचारक हुए हैं, काम्टे हुए हैं, ठीक है, प्लेटो हुए हैं, सुकरात हुए हैं। तो वो क्या है कि सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। तो उन सभी का अध्ययन करके उनमें गुण दोषों का पता लगाया जाता है ताकि हम एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सकें। अगली जो है वो क्या विषय वस्तु है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या है कि राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों का अध्ययन किया जाता है कि कौन सा संगठन किन परिस्थितियों में बना, उससे हमने कौन से लक्ष्यों की प्राप्ति की, यदि नहीं की तो किन कारणों से प्राप्त हम उन लक्ष्यों को नहीं कर पाए आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, पहले क्या था? राष्ट्र संघ था। इसका जो गठन हुआ था वो युद्धों को रोकने के लिए हुआ था, लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाया तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। तो ऐसे हम उन संगठनों का, उन संस्थाओं का पता लगाते हैं, अध्ययन करते हैं, उनकी कमियों को खोजते हैं, उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं ताकि एक आदर्श राज्य की स्थापना हम कर सकें। अगली जो विषय वस्तु है राजनीति विज्ञान की वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संबंधों का अध्ययन। क्या है कि राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है क्योंकि कोई भी राष्ट्र स्वावलंबी नहीं है, मतलब अपने आप में कोई भी राष्ट्र पूर्ण नहीं है कि उसे दूसरों से कोई आवश्यकता ही ना पड़े, ज़रूरत ही ना पड़े। उन्हें क्या है कि दूसरों पर किसी न किसी रूप में निर्भर रहना पड़ता है। और अब जो फिलहाल है यातायात और संचार के साधन इतने विकसित हो गए हैं कि उसके कारण जो है देशों के बीच अत्यधिक घनिष्ठता पैदा हो गई है। और जो इसके अंदर मुख्य जो विषय वस्तु हैं वो है सांस्कृतिक, व्यापारिक और राजनयिक संबंध। ये इसकी मुख्य विषय वस्तु हैं। अब जो ऊपर मैंने आपको जितनी भी समस्याओं का अध्ययन बताया है, जितनी भी विषय वस्तु का अध्ययन बताया है, उनके अलावा भी जो है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में कुछ चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं? राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह हैं, हित समूह हैं, श्रमिक एवं मजदूर संगठन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आधुनिक काल में और भी अध्ययन का जो है कार्य क्षेत्र बढ़ाती जा रही है। कहने का मतलब क्या है कि राजनीति विज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है वो ज़्यादा व्यापक है और विकसित होता जा रहा है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।